ओके, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हर किसी का फेवरेट टॉपिक है, आपके एप्स। हर किसी को 6 पैक चाहिए, 4 पैक चाहिए या फिर 10 पैक चाहिए। तो अभी एक कुछ चीज़ें हैं, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर मैं आपको बता दूं। देखो, जेनेटिकली हम सबका जो एप्स के नंबर्स होते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। उसको आप एक्सरसाइज से या किसी भी तरीके से 4 को 6 नहीं कर सकते और 6 को 10 नहीं कर सकते। और जो उनकी सिमिट्री होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप देखेंगे कि कुछ लोगों के एप्स बिल्कुल सिमिट्री में, लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सिमिट्री में होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में आप बिठा लो। जिसकी जैसी शेप जेनेटिकली उसके रेक्टस एब्डोमिनिस की बनी हुई है, उसको आप किसी भी एक्सरसाइज से चेंज नहीं कर सकते। तो कोई भी ट्रेनर, कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट, कोई भी फिटनेस गुरु या जो आज के टाइम में यूट्यूब पे भरे हुए हैं, अगर कोई भी आपको कहता है कि आप अपने एप्स के 4 पैक से 6 बना सकते हो, 6 से 10 बना सकते हो, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हाँ, एक एक तरीके से हो सकता है, अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाओ, वो आपके रेक्टस एब्डोमिनिस में कुछ सिलिकॉन इम्प्लांट ना कर दे। अगर सिलिकॉन इम्प्लांट होता है तब जाके उसमें वो आपके 4 के 6 हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो कभी भी किसी के गलत एडवाइस में मत आना। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे आपके पूरे कोर मसल्स की बात करेंगे। कोर मसल देखिए, समझिए, कोर मसल सिर्फ आपकी फ्रंट कोर नहीं होता, मतलब जो क्रंचेस करते रहते हैं वही कोर नहीं होता। आपका पूरा एक जो फ्रंट, बैक और दोनों लेटरल साइड, मतलब कंप्लीट जो आपका मिड रीजन होता है, ये पूरा कोर होता है, जिसमें आपके रेक्टस एब्डोमिनस आता है, आपके एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक्स आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है आपके कोर की, जिसको हम टीवीए बोलते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बोलते हैं, जो कंप्रेशन क्रिएट करती है। आपका पूरा इरेक्टस स्पाइनल ग्रुप होता है, पूरी डीप बैक मसल्स होती हैं, जिसमें रोटारिस भी आते हैं, जिसमें आपके मल्टीफिडस भी आते हैं, और बहुत सारी मसल्स होती हैं। जब मैं आपको पूरा आपके बैक मसल्स के बारे में बताऊंगा, और बैक मसल का लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हमारा बैक का ही होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एप्स से। एप्स का समझने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बता दिया, नंबर ऑफ एप्स और उनके जो शेप और साइज और उनकी जो सिमेट्री है। कुछ लोगों के सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ लोगों के एसिमेट्रिकल होते हैं। सब कुछ जेनेटिकली डिसाइड होता है। आप किसी भी एक्सरसाइज से, या फिर आपने बहुत सारे मोटिवेशन कोड देखे होंगे कि एक पत्थर से लोग अपनी बॉडी को तराश रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस इलॉजिकल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी मसल्स की जो लेंथ है, मसल की जो शेप है, वो जेनेटिकली डिसाइडेड है, जस्ट लाइक योर हाइट। जैसे कोई बोलता है ना, लटकने से हाइट बढ़ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। इज बेस्ड ऑन योर जेनेटिक्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं। आपके जो मैं एब्डोमिनल की बात करूंगा, इसमें 5 मसल पड़ेंगे। इसमें सबसे पहली मसल है रेक्टस एब्डोमिनस, दूसरी है एक्सटर्नल ऑब्लिक, तीसरी है इंटरनल ऑब्लिक, आपकी फोर्थ है टीवीए, जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बोलते हैं, और फिफ्थ मसल और होती है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अदरवाइज सिर्फ 4 मसल्स होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी मसल आप कहीं मैनुअल में, बुक में या ऑनलाइन या कहीं भी पढ़ें, तो आपको ये ना लगे कि ये मसल्स के बारे में सुना ही नहीं मैंने। एक मसल होती है, उसको बोलते हैं पिरामिडालिस। पिरामिडालिस वो छोटी सी मसल होती है जो आपके इलिंगुअल लिगमेंट होता है। इलिंगुअल लिगमेंट कहाँ होता है? आपका प्यूबिस रीजन से थोड़ा ऊपर। लिगमेंट क्या होता है? आपके बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो एक तरह से कनेक्टिंग साइड भी होता है बहुत सारी मसल्स का। तो वहाँ पे, और आपके जो रेक्टस एब्डोमिनस में उसके साथ जाके मर्ज हो जाती है। चलो उस पर हम बात करें। सबसे पहले हम रेक्टस एब्डोमिनस की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर रेक्टस एब्डोमिनस। अब रेक्टस एब्डोमिनस कहां से स्टार्ट हो रही है? जो भी आपको फ्रंट पे दिखती है, जो भी बीच बॉडी में आपको दिखती है, जो भी आपको वरुण धवन, सलमान खान, या जो भी लोग, संजय दत्त ने बीच में बोला था कि मैं 6 पैक है, मैं 8 बनाऊंगा या 10 बनाऊंगा, इलॉजिकल। दे आर सेलिब्रिटीज, और वो ऐसा सिर्फ अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए या फिर अपनी, आई डोंट नो व्हाट दे डू, बट ऐसा फिजियोलॉजिकली इज नॉट पॉसिबल। तो अभी रेक्टस एब्डोमिनस की बात कर रहे हैं। दिस इज योर रेक्टस एब्डोमिनस। क्लियर है? अभी इसमें याद रखो, ये जो बीच की लाइन है, ये जो लाइन दिखती है, इसका नाम थोड़ा सा आपको सुनने में टफ लगेगा, जिसको लीनिया एल्बा बोलते हैं। दिस लाइन, तो हर किसी ने अपने एप्स में देखा, जो बीच में स्ट्रेट लाइन दिखती है, उसको लीनिया एल्बा बोलते हैं। लीनिया एल्बा को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब होता है व्हाइट लाइन। ठीक है, और जो आपके अपने जो एप्स होते हैं, उनके बीच में जो आपको एक टेंडनस इंटरसेक्शन दिखता है, तो बेसिकली ये वो होते हैं, इनको बोलते हैं टेंडनस इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो इनकी जो आपके एप्स की जो शेप है, और जो इनके साइज है, और जो इनके नंबर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस प्री डिटर्मिन्ड, कभी एक्सरसाइज से चेंज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज से आप सिर्फ हाइपरट्रॉफी, साइज बढ़ा सकते हैं और फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन इसका होता है प्यूबिक क्रस्ट से। दिस इज योर प्यूबिक क्रस्ट।
प्यूबियस रीजन सबको याद है, जो मैंने स्केलेटल सिस्टम बताया था, यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके कनेक्ट होता है। आपको मैंने एक जाइफाइड प्रोसेस बताया था, स्टर्नम के नीचे राइट हियर इससे जाइफाइड प्रोसेस, और आपके ये कॉस्टल कार्टिलेजेस पे कनेक्ट होता है। तो बेसिकली इसका इंसर्जन कहाँ हुआ, रिब्स 5th 6th एंड 7th, आपका 5th 6th एंड 7th यहाँ पे कनेक्ट होता है, और आपका कनेक्ट होता है जाइफाइड प्रोसेस। सो दिस इज योर जाइफाइड प्रोसेस, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है आपकी स्पाइन को फ्लेक्स करना। तो कैसे फ्लेक्स करेंगे, लाइक दिस। लेकिन याद रखो रेक्टस एब्डोमिनस, अगर आप सीधे खड़े हो, ठीक है, तो अगर आप सीधे खड़े होकर अपने स्पाइन को फ्लेक्स करोगे, रेक्टस एब्डोमिनस काम नहीं करेगा। रेक्टस एब्डोमिनस एक्टिवेट नहीं होगी। ये एक्टिवेट तभी होगी या तो आप किसी भी तरीके से थोड़ा सा किसी फिंगर से या पेन से किसी भी चीज से अपने इसको अंदर पुश करें, या फिर को थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएं। आप जैसे ही जमीन पे लेट जाएंगे, अगर आप फिर क्रंच करेंगे, तब आपका रेक्टस एब्डोमिनस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े खड़े लाइक दिस क्रंच करेंगे, तो रेक्टस एब्डोमिनस हार्डली 10% भी एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो आपको ग्रेविटी खींच रही है, इस मसल को नीचे इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? तो रेक्टस एब्डोमिनस सबको समझ आ गया। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक। अभी जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, इसको समझने का एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक के जो फाइबर की डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन से ही इनके प्रॉपर्ली वर्किंग का पता चलता है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक सभी ने फुटबॉल खेली है, ठीक है, आई होप सबने फुटबॉल खेली है, और या फिर आपने देखा है किसी अपने सीनियर के आगे खड़े हो, चाहे कॉलेज में या ऑफिस में बॉस के आगे, या फिर कहीं भी खड़े हो, अगर नेशनल अवार्ड लेने जा रहे हो, प्रधानमंत्री जी के आगे खड़े हो, तो वी ऑलवेज स्टैंड लाइक दिस, ठीक है। तो याद रखो, जब भी आप इस तरीके से खड़े होते हो, तो आपकी जो हाथों की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन आपके एक्सटर्नल ओब्लिक्स की है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक्स की डायरेक्शन की फाइबर कैसे होती है, डायरेक्शन कैसे होती है। तो दिस लाइक दिस। तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है अपने हाथों की, जो ह्यूमरस की डायरेक्शन दिख रही है, ये इस तरीके से होती है। तो ये आपके इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, रिब से स्टार्ट होते हैं, और ये आपके लीनिया एल्बा पे कनेक्ट हो जाते हैं और आपके लिंगुअल लिगमेंट पे चले जाते हैं। तो इनका क्या हुआ, लाइक दिस। ये सबको दिख रहा है, ये रिब से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक दिस, और ये मर्ज हो रहे हैं आपके रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर लाइक दिस। इसका ओरिजिन क्या हुआ, एक्सटर्नल सरफेस एंड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 5 to 12 रिब्स विद सेरेंट एंड फॉरगेट अबाउट इट। इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो आपके रिब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इंसर्शन कहां पे आ रहा है, इलियक क्रस्ट, लीनिया एल्बा और इलिंगुअल लिगमेंट। तो इलियक क्रस्ट आपको सबको पता है यहाँ पे हो रही है, और आपके प्यूबियस रीजन पे कनेक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली इलिंगुअल लिगमेंट पे। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर ये यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक साइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये इस तरीके के, ये आपकी लैटरल फ्लेक्शन कर सकते हैं। और अगर ये बायलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन कर सकते हैं, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल ओब्लिक्स के डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स पता चल गए, लाइक दिस। यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, अगर बायलैटरली होते हैं तो स्पाइन को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरनल ओब्लिक। अब इंटरनल ओब्लिक की जो डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स है, इसकी बिल्कुल अलग होती है, लाइक दिस, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा हाइट से जंप करता है, अगर आपने कोई पानी में जंप करी है, आपने कोई वीडियोस भी देखे हैं, तो इस तरीके से उसमें जंप करते हैं। और लाइक दिस इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, व्हाटएवर द एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ, यू डू इट लाइक दिस। क्लियर है? तो इसमें जो आपकी फोरआर्म की डायरेक्शन होती है, यही डायरेक्शन आपके इंटरनल ओब्लिक्स की होती है। अगर ये डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन आपके इंटरनल ओब्लिक्स की है। तो इनकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रही है। एक्सटर्नल ओब्लिक्स की ऊपर से नीचे जा रही है, ओब्लिक एंगल, ओब्लिक का मतलब यही होता है, और इंटरनल का नीचे से ऊपर जा रही है, लाइक दिस। तो इनकी डायरेक्शन आपको कभी देखनी है तो ऐसे देख सकते हो, जो आपकी फोरआर्म की डायरेक्शन है वही आपके इंटरनल ओब्लिक्स की। लेकिन याद रखो, जब भी कोई मूवमेंट होती है, जो उनकी फाइबर की डायरेक्शन होती है, तो उसी में मूवमेंट होती है। तो अगर मैं ट्विस्टिंग क्रंच कर रहा हूं, अगर मैं इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, तो मेरी एक्सटर्नल फाइबर की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और इंटरनल फाइबर की क्या है, नीचे से ऊपर, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्शन जा रही है। अगर ये मेरे इंटरनल की है, ये मेरे एक्सटर्नल की है, तो देख रहे हो ये डायरेक्शन मैच कर रही है दोनों फाइबर्स की। तो अगर मैं ट्विस्टिंग क्रंचेस करता हूं लाइक दिस, तो मेरे इस साइड के एक्सटर्नल काम करेंगे और इस साइड के इंटरनल, ठीक है। और अगर मैं इसके ऑपोजिट करता हूं लाइक दिस, तो मेरे इस साइड के एक्सटर्नल काम करेंगे और इस साइड के इंटरनल। अगर मैं नॉर्मली सिर्फ फ्लेक्शन ही करता हूं स्पाइन की, तो रेक्टस एब्डोमिनस तो काम करेगा ही, बट आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक्स भी काम करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं टीवीए पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। हाँ, इसके ओरिजिन इंसर्शन आप देख लीजिए, इसका ओरिजिन कहां से होता है, इलियक क्रस्ट और इलिंगुअल लिगमेंट।
ये आपके इलियक क्रस्ट है, लिंगुअल लिगमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ से जाके इनका ओरिजिन होता है। इंसर्जन कहाँ होता है? रिब्स पे और लीनिया एल्बा पे। लीनिया एल्बा सबको पता है, ये जो व्हाइट लाइन होती है इसको हम लीनिया एल्बा बोलते हैं और रिब्स पे जाके कनेक्ट होते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक्स की डायरेक्शन ये हो गई, इंटरनल की ये हो गई। अब हम चलते हैं टीबीए पे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अच्छा, एक चीज शायद आपको पता होगी, मैं बार बार जब भी अपने लेक्चर्स लेता हूँ मैं सबको यही बताता हूँ कि जो भी बिगनर लड़का, एक जो बिगनर है वो जब बैक की एक्सरसाइज करता है तो कभी भी उनको बेल्ट नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, बेल्ट आपको तभी लगानी चाहिए जब आप अपने बॉडी वेट से ऑलमोस्ट डबल वेट उठा रहे हो। देखो इसके पीछे एक रीजन भी क्या होता है कि अगर आप हमेशा बेल्ट लगा के वर्कआउट करते हो लोअर बैक की, तो उससे क्या होता है जो आपकी कोर मसल्स हैं उनको बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता, जिससे आपकी पूरी कोर मसल वीक रह जाती है। इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो अगर हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम में क्यों जाते हैं, हम अपने आप को इतना फिट रखना चाहते हैं, इतनी स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं कि हम रियल लाइफ में उस स्ट्रेंथ को यूज कर पाए। ठीक है, रियल लाइफ में हम कोई भी सामान जमीन से उठा पाए, किसी भी चीज को पुश कर पाए, किसी भी चीज को पुल कर पाए। तो क्या अगर उन जो भी स्ट्रेंथ आपने जिम में गेन करी है बेल्ट बांध के, तो क्या रियल लाइफ में आप कर पाओगे? अगर आप अपने ओवरहेड कोई चीज उठा रहे हो, अपना सूटकेस अपनी अलमीरा में रख रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप सीधा बेल्ट ढूंढने थोड़ी जाओगे, तो उस फिटनेस का क्या फायदा? तो याद रखो, अगर आपने पूरी लाइफ अपनी, अगर आपके किसी ट्रेनर ने, आपके गुरु ने बोला है नहीं बैक की एक्सरसाइज कर रहा है बेल्ट लगा, तो वो गलत सलाह दे रहा है। बेल्ट हमें शुरुआत में नहीं लगानी चाहिए। हाँ, बेल्ट हमें लगाने की जरूरत होती है जब आप अपनी बॉडी वेट से आपका 1.5 गुना या 2 गुना वजन उठा रहे हो। उसके पीछे रीजन क्या होता है? बेल्ट का एक और स्पेसिफिक बेल्ट लगाने का रीजन क्या होता है कि आपके जो स्पाइन होती है, जो वर्टेब्रल कॉलम होती है, वहां पे बहुत सारे लिगमेंट्स होते हैं। तो वहां पे एक लिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगमेंटम फ्लेवम। तो ये बेसिकली एक तरीके से बहुत हार्ड रबड़ की तरह भी काम करता है। तो कहीं अब जैसे ही आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा फ्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती है, तो वो मसल्स के अलावा वो लिगमेंट भी उसको फोर्सफुली अपनी जगह पे लाने की कोशिश करता है। तो अगर अपनी बॉडी वेट से आप डबल वेट उठा रहे हो, उस केस में यू हैव टू वियर बेल्ट। लेकिन नॉर्मली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी जिम में बहुत ही कम लोगों को देखा है इतनी हैवी वेट उठाते हुए। अगर वो उठाते हैं बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं जब भी किसी स्टूडेंट को देखता हूँ, उनका बॉडी वेट है अराउंड 60 kg 70 kg और वो 100 kg की डेडलिफ्ट में अपने बेल्ट लगा रहे हैं या 70 kg में बेल्ट लगा रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। तो याद रखो, बिगनर्स को बिल्कुल अलाउ मत करो बेल्ट लगाने के लिए। पर हाँ, सबसे पहले उनके लिए जरूरी होता है उनकी फॉर्म एंड टेक्निक को सही करना। ठीक है, आप बेल्ट से कंपनसेट करने की कोशिश मत करो। क्लियर है? हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, जिसको हम टीबीए भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी बोलते हैं। तो इसके अलावा हमारी बाकी 3 मसल्स भी हैं, रेक्टस है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स भी हैं। तो ये चारों मसल्स मिलके बहुत अच्छा कंप्रेशन क्रिएट करती हैं, आपके पूरे कोर मसल्स को जकड़ के कोर को जकड़ के रखती हैं सारी मसल्स। तो यू डोंट नीड पर्टिकुलर एक्सटर्नल बेल्ट। वो तभी जरूरत पड़ती है जब अपनी बॉडी वेट से कहीं ज्यादा आप वेट उठा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज योर टीबीए, जिसको हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन क्या होता है? एक लिगमेंट या फैशिया भी बोलते हैं, थोरैकोलम्बर फैशिया होता है। अब फैशिया क्या होता है? फैशिया के ऊपर मैं पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आज से 12-15 साल पहले मेडिकल साइंस में फैशिया को सीरियसली नहीं लेते थे, बट फैशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने इस फैशिया पूरी बॉडी में फैला होता है। ठीक है, फैशिया की पूरी आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो मैं उस दिन आपको पूरा बताऊंगा। बेसिकली एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है आपकी मसल्स के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा, अगर किसी का फैशिया स्टिफ है तब भी उसको कोई भी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसको समझने का छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपने बहुत ही ज्यादा टाइट टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, वो टाइट टी शर्ट इतनी ज्यादा टाइट नहीं है कि आप उसमें मूवमेंट मत करो ना कर पाए, लेकिन वो इतनी टाइट है कि आपकी बॉडी की प्रॉपर शेप दिख रही है। तो इमेजिन करो, उसी टी शर्ट को अगर मैं यहां से लाइक दिस, इसी टी शर्ट को अगर यहां से मैं बिल्कुल एक तरह से बांध दूं किसी भी चीज से, रबर बैंड से, कुछ भी धागे से इसको इस तरीके से बांध दूं, तो आप देख रहे हैं मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, मैं इसको ढंग से नहीं कर पाऊंगा। यही चीजें फैशिया का होता है। अगर आपका फैशिया कहीं से भी किसी पर्टिकुलर स्पॉट से टाइट हो गया, तो आपकी बॉडी की मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, अदरवाइज इसको समझो। आपकी टीबीए, जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बोलते हैं, ओरिजिन क्या है? थोरैकोलम्बर फैशिया। थोरैकोलम्बर मतलब थोरासिस और लंबर के वहां पे जो फैशिया होता है वहां से स्टार्ट होता है। और ये पूरा याद रखो, टीबीए ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पीछे से आता है, पीछे से आके आपका इस तरीके से
यहाँ पे जैसे बेल्ट पहनते हो, इसके फाइबर भी बिल्कुल पैरेलल चलते हैं ट्रांसवर्स, तभी उसको ट्रांसवर्स प्लेन में होते हैं, उसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो इस तरीके से आया ये फ्रंट में लीनिया एल्बा में, और आपके प्यूबिक क्रस्ट और इलिंगुअल लिगामेंट सब ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ आपका? थोरैकोलम्बर फैशिया, इलियक क्रस्ट, लैट्स हो गया, इलिंगुअल लिगामेंट हो गया, कॉस्टल कार्टिलेजेस, मतलब ये पूरा ही इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट आता हुआ और आपके कहाँ पे इंसर्जन आ जाता है इसका? लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रस्ट, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा समझो एक बेल्ट पहन रहे हो, बिल्कुल डीप बेल्ट पहन रहे हो। क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? देखो इसका फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? प्राइमरली आपके कोर को कंप्रेस करना, ठीक है, पूरा कंप्रेस करता है। ये मूवमेंट में कोई असिस्ट नहीं करता, लेकिन ये आपके पूरे कोर को कंप्रेस करने का काम करता है। ये सबसे अंदर होता है, प्रिटी डीप। क्लियर है? पर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मसल होती है, और आपके कोर मसल्स में इसका बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है, दैट इज कंप्रेशन ऑफ योर कोर। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं छोटी सी मसल पे जिसको हम पेरिमेटालिस बोलते हैं। देखो इस मसल को नॉर्मली ये कोई काम नहीं करती, मतलब थोड़ा बहुत तो करती है, लेकिन ये एक्टिवली कोई भी असिस्ट नहीं करती किसी भी मूवमेंट में। हल्का सा आपके फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन में काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी मसल है। ये देखो, ये दिस इज पेरिमेटालिस। ये कहां से स्टार्ट हो रही है? इससे इनकंसिस्टेंट मसल, मतलब इट डजंट मैटर, और कुछ लोगों में ये होती ही नहीं है, जेनेटिकली होती ही नहीं है। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट मसल विद इन रेक्टस शीट। अभी रेक्टस शीट क्या होता है? शीट भी जिसको बोलते हैं, रेक्टस शीट क्या होता है? समझो एक पूरा एक प्लास्टिक का, एक मोटा सा प्लास्टिक, आपने लेमिनेशन कराया है हर चीज का, ठीक है, जैसे किसी पेपर की लेमिनेशन कराते हैं, पेपर एक बीच में डाल देते हैं और दो प्लास्टिक के कवर उसके आगे पीछे होते हैं, सेम चीज रेक्टस शीट होती है। ठीक है, तो जो आपकी ये रेक्टस एब्डोमिनस होती है वो रेक्टस शीट ही होती है। तो जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक्स भी वहां पे जा रहे होते हैं, समझो ये जो मसल है ये पेपर है, और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का ऊपर और एक प्लास्टिक का पीछे, वो एक तरीके से वो मतलब इसको जैसे लेमिनेट कराते हो वैसे कवर कर लेता है। ठीक है, इसी चीज को रेक्टस शीट भी बोलते हैं। तो ये होता है, इसका फंक्शन क्या होगा? सिंपल सा फंक्शन है, ये फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन में काम करती है, और इसका इंसर्जन क्या होता है? लीनिया एल्बा। क्लियर है? चलो, आपके एब्डोमिनल एरिया की मसल्स कंप्लीट हो गई। रेक्टस एब्डोमिनस कहां से शुरू होती है? प्यूबिस रीजन से और इलिंगुअल लिगामेंट से शुरू होती है, आपके ज़ाइफाइड प्रोसेस पे जाके कनेक्ट होती है और रिस्ट पे होती है। क्या करती है? स्पाइन फ्लेक्शन करती है। एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स की डायरेक्शन ये होती है, इंटरनल की ये होती है, और हमारी फोर्थ मसल है जिसको टीवीए बोलते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये थोरैकोलम्बर फैशिया से स्टार्ट होती है और लीनिया एल्बा पे लिंगुअल लिगामेंट से भी आती है, और आपके पूरे सेंटर यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाती है। ये क्या काम करती है? इससे कंप्रेशन ऑफ योर कोर। क्लियर है? अब हम चलते हैं चेस्ट मसल पे। देखो, चेस्ट पे अगर हम बात करते हैं, जो आपको दिखता है, ये जो पैक्स दिखते हैं, क्लियर है? एक चीज समझ लो, देखो जब मैं 15-16 साल का था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम में कदम रखा था, तो बहुत, मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 2000 या 99 की, 2000 की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जिम में बहुत बड़े गुरुजी, जिनको डम गुरुजी में बोला करता था, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस बताते थे। अच्छे तरीके से क्या, अब तो लगता है वो बहुत बेवकूफ़ बनाते थे। तो ये जो हमारी मिड लाइन होती है चेस्ट की, तो ये वो क्या बोलते थे कि आपका अगर चेस्ट का, अगर आप बिल्कुल क्लोज ग्रिप में मारोगे तो आप अपनी मिडल चेस्ट की को डेवलप करोगे, और बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप में मारोगे तो एक्सटर्नल चेस्ट को डेवलप करोगे। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग हाथ में प्लेट लेके इस तरीके से करते रहते थे, लाइक दिस, आर यू सीइंग मी, लाइक दिस। अब उनको डम गुरुजियों को ये नहीं पता होता था कि जो हमारी पेक्टोरालिस मेजर है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एडक्शन, लाइक दिस। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल एडक्शन को अगर मैं इस तरीके से मूव कर दूंगा, ये करूंगा, तो क्या होगा? मेरी पेक्टोरालिस मेजर तो प्रॉपरली काम करेगी नहीं, सिर्फ इसका एक क्लेविकुलर हेड वो थोड़ा बहुत काम करेगा, बाकी जो आपकी स्टर्नोकॉस्टल हेड है वो एक्टिवली काम नहीं करेगा। इसमें प्राइमरली कौन सा काम करेगा? आपका एंटीरियर डेल्टोइड और ट्राइसेप्स। तो किसी भी सूरत में ये मेरी बीच की जो एक लाइन है, इसके लिए कोई काम नहीं करने वाली। क्लियर है? और याद रखो, ये जो बीच का जो आपको रिज होती है, जब भी आप हैवी वेट उठाते हो, जब भी पेक्टोरालिस मेजर की आपकी अच्छी डेवलपमेंट होती है,
तो ये ऑलरेडी जितनी ज्यादा आपकी चेस्ट की मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, ये जो बीच की लाइन है ये ऑलरेडी डीप होती जाएगी। इसका एक्सरसाइज से लेने देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपका मसल नहीं है जिसकी हाइपरट्रॉफी हो, तो दोनों चेस्ट मसल की जितनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी होगी ये उतना ही डीप होती जाएगी। तो इसको डीप करने के बारे में नहीं सोचना, आपको अपनी पेक्टोरालिस मेजर की हाइपरट्रॉफी के बारे में सोचना है। क्लियर है चीज? चलो अभी हम चलते हैं पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर में दो हेड होते हैं, ठीक है। प्राइमरली मसल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है क्लेविकुलर हेड, क्लेविकल मसल सबको याद है ये। एक होता है स्टर्नोकॉस्टल हेड। क्लियर है? क्लेविकुलर हेड और स्टर्नोकॉस्टल हेड। ये किस, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है कन्वर्जेंट, जो मैंने आपको मसल्स के शेप बताई थी आपको। अगर नहीं पता तो अपने पुराने लेक्चर में जाके उनको सुन लेना। तो दिस इज स्टर्नोकॉस्टल हेड। ये कहां से शुरू हो रहा है? मीडियल 1/3, मतलब ये मिडलाइन है, मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, यहां से स्टार्ट हो रहा है। और इसका इंसर्जन कहां पे हो रहा है? इंसर्जन ये जो आपको एक खाई टाइप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाइसेप्टियर या इंटरट्यूबिकुलर ग्रूव भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है। और इसका जो स्टर्नोकॉस्टल है, स्टर्नोकॉस्टल मतलब स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस, यहाँ से भी स्टार्ट होता है। तो ये आपकी स्टर्नम है और ये कॉस्टल कार्टिलेजेस। तो ये इसका क्लेविकुलर हेड आपका क्लेविकल से स्टार्ट होता है और स्टर्नोकॉस्टल आपका स्टर्नम से और कॉस्टल कार्टिलेजेस से। बट इसका जो इंसर्जन होता है सारा मिलके एक ही जगह पे होता है। तो क्लेविकुलर हेड का एंटीरियर क्या हुआ, ओरिजिन क्या हुआ? एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल। एंटीरियर 1/3 बोलो, मीडियल बोलो, कोई ज्यादा, क्योंकि फाइबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे होते रहते हैं। पर ये देखो इस तरीके से, अगर हम हाफ भी बोलते हैं तो यहां से स्टार्ट हो रहा है क्लेविकल से। और दूसरा है एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम सुपीरियर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस। तो ये 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस टिल हियर, यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसे और इस तरीके से। इसका इंसर्जन कहां पे हो रहा है? आपका इंटरट्यूबिकुलर, मतलब आप समझो आपका इस तरीके से जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका इंसर्जन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके फंक्शन क्या होते हैं याद रखो। ये बहुत ही फोर्सफुली आपका हॉरिजॉन्टल एडक्शन का काम करता है। चेस्ट प्रेस आप करते हो, फ्लाइज करते हो, तो क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एडक्शन। क्लियर है? बट ये एक काम और करता है, ये बहुत ही फोर्सफुली इंटरनली रोटेट भी करता है ह्यूमरस को। तो कभी भी आपने देखा है लोग पंजा लड़ाते हैं, ठीक है, आर्म रेसलिंग होती है, तो उसमें कभी अगर आपको देखना है इंटरनली रोटेट करने में एक्टिवेट होती नहीं होती, अपने हाथ को चेस्ट मसल पे रखो और अपने ह्यूमरस को इंटरनली रोटेट करो, ठीक है। तो यू कैन सी योर मसल इज गेटिंग शॉर्टन इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। हमारा एक्शन क्या हो गया? एडक्ट्स एंड मीडियली रोटेट ह्यूमरस, ड्रॉ स्कैपुला एंटीरियरली, मतलब ये स्कैपुला को थोड़ा सा एंटीरियर भी ला सकता है बट इतना नहीं लाता। प्राइमरली इस पे फोकस यही करो, ये आपके हॉरिजॉन्टल एडक्शन में और इंटरनल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, इसमें प्राइमरली काम करता है। अब एक मसल होती है, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर। देखो अगर मेजर है तो माइनर भी होगी। माइनर याद रखो, इससे ट्रिविया क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछता है कि क्या पेक्टोरालिस माइनर आपकी पेक्टोरालिस मेजर को असिस्ट करती है किसी भी एक्शन में? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज पेक्टोरालिस माइनर। ये आपको कैसे लगता है? ये कैसे ह्यूमरस पे तो कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रही है, ये तो आपके कॉर्नोइड प्रोसेस पे जाके कनेक्ट हो रही है स्कैपुला पे। तो ये याद रखो, प्राइमरली आपके स्कैपुला को स्टेबलाइज करने का काम करती है, स्टेबलाइज करने का काम करती है स्कैपुला को, ठीक है। तो एक और उसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोटेक्शन में भी कर सकती है टिल एन एक्सटेंट, बट अदरवाइज ये स्कैपुला को स्टेबलाइज करने का काम करती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? 3rd and 5th रिब्स नियर द कॉस्टल कार्टिलेजेस। देख रहे हो 3rd, 4th, 5th यहां से स्टार्ट हो रही है एंड दिस इज द कॉर्कोइड, या कुछ लोग कॉर्कोइड प्रोसेस बोलते हैं। इंसर्जन मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुलर सरफेस ऑफ द कॉर्कोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के कॉर्कोइड। एक्शन क्या है? प्राइमरी एक्शन है स्टेबलाइज स्कैपुला बाय ड्राइंग इट इंफीरियरली एंड एंटीरियरली अगेंस्ट thoracic वॉल। मतलब सिंपल सी बात है, आपके स्कैपुला, अगर ये स्कैपुला है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे की साइड भी इसको टिल्ट कर सकती है और इसको प्राइमरली स्टेबलाइज तो करेगी। क्लियर है? तो सारी मसल्स आपको समझ आ गई है, हमारी पेक्टोरालिस मेजर भी कंप्लीट हो गई है। अब एक और मसल आती है जिसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर। अब ये सेरेटस एंटीरियर कौन सी होती है? सेरेटस वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने कोई सॉ देखा है? काटने वाली कारपेंटर आई यूज करते हैं, उसका सॉ बोलते हैं, SAW। तो इसी तरीके से जब आपकी ह्यूमन डाइसेक्शन की थी कैडेवर स्टडी में, आपके एक मसल उनको दिखे थे। और सिंपल से तरीके से सोचो, आप देखते हो अपने हाथ को ऊपर उठा के इस तरीके से लोग अपनी चेस्ट मसल, सॉरी बाइसेप्स, डबल बाइसेप्स फ्लेक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको मसल दिखती है जिसके थोड़े टीथ जैसे होती हैं।
तो वो जो दिखती है दैट इज सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। वो जो टीथ दिखते हैं आपको यहाँ पे, लोग कहते हैं हमारे विंग्स, विंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ये बहुत सारी चीजें हैं, बेवकूफियां जो पिछले 10-15 सालों से चलती आ रही है। देयर इज नो सच थिंग एज अ विंग्स, ठीक है, जो बोलते हैं बोलने दो। पीछे लेट्स होती है, लेकिन ये जो आपको टीथ जैसी मसल दिखती है दैट इज कॉल्ड सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। दिस इज योर सेरेटस एंटीरियर। अब इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? ये सारे रिब्स से शुरू हो रहा है। ओरिजिन सुपीरियर 8 और 9 रिब्स, मतलब ये जहां से शुरू हो रही है। और इसका जो इंसर्जन होता है, इसका इंसर्जन होता है एंटीरियरली मिडली आपके स्कैपुला पे। मतलब अगर ये स्कैपुला है तो स्कैपुला के अंदर जाके उसके मीडियल पार्ट पे जाके कनेक्ट हो जाती है। तो इसका इंसर्जन कहां हुआ? वर्टेब्रेट बॉर्डर एंड द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। इंफीरियर एंगल भी क्या? आपके मीडियल और स्कैपुला के अंदर से जाके कनेक्ट हो जाती है। और ये बेसिकली फंक्शन क्या करती है? एब्डक्शन एंड द रोटेशन ऑफ द स्कैपुला अपवर्ड। लेकिन ये देखो, ये जो मसल है बहुत सारे फंक्शन कर सकती है। स्कैपुला थोरासिस जो जॉइंट होता है इज नॉट अ ट्रू जॉइंट। स्कैपुला आपके थोरासिस केज पे सिर्फ रखा हुआ होता है और बहुत सारी मसल से कनेक्टेड होता है। तो ये जो स्कैपुला की मूवमेंट है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है, बहुत सारी मूवमेंट कर सकता है। लेकिन प्राइमरी याद रखो, सेरेटस एंटीरियर ये क्या मूवमेंट करती है कि अगर सब इसको पंचिंग मसल भी कहा जाता है। तो अगर आप किसी को पंच कर रहे हो इस तरीके से, तो आपके रिब केज को कहीं ना कहीं ये आगे इस तरीके से फोर्स जनरेट करने में असिस्ट करता है पंच के लिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ। दूसरा फंक्शन क्या होता है? एलिवेट रिब एंड स्कैपुला स्टेबलाइज, ऑल्सो नोन एज बॉक्सर्स मसल। मतलब एक बॉक्सर क्या करता है? पंच ही करता है। तो प्राइमरली इस मसल को सोच के चलो, इससे पंचिंग मसल, ठीक है। तो ये पंच में आपका बहुत ज्यादा, क्योंकि पंच कैसे करते हैं देखो, याद रखो, फोर्स जनरेट होती है। फोर्स हमेशा आपकी ग्राउंड से जनरेट होती है। किसी भी आप बॉक्सर को देखोगे तो उसका पैरों का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको फोर्स, वो अपने शोल्डर से कभी इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जितनी फोर्स जनरेट होती है वो उसकी ग्राउंड से होती है, और नीचे से फोर्स आती है काइनेटिक चेन बनके, तब जाके फोर्स ट्रांसफर होती है। और ये उसमें आपके सेरेटस एंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है उस फोर्स को ट्रांसफर करने में, और स्कैपुला को थोड़ा सा आपका प्रोटेक्शन में भी, जिससे आपको मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो किसी भी पंच में। क्लियर है? तो आज के लेक्चर इतना ही है, कल मिलते हैं। थैंक यू।